किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी वो लड़की। सवा 4 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाज़त थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नजर आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छांव में आलती पालती मारे बैठी थी। उसका रंग सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छांव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरेंद्र ने जब उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वो उसकी कुर्बत चाहता है। हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश न कर सकता था। मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे। सूरज गुरूब होने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कहाँ से मसामों के जरिए इतना पानी निकल रहा था। सुरेंद्र ने कई मर्तबा गौर किया था कि पानी उसने ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में सिर्फ 1 गिलास पिया होगा। पसीना बिला मुबालगा 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहाँ से आया? जब उसने लड़की को दरख्त की छांव में आलती पालती मारते देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है न मौसम की। सुरेंद्र पसीने में लथपथ था। उसकी बनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया है। लेकिन इसके बावजूद जब उसने दरख्त की छांव में बैठी हुई लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, उसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकस्तरी था। कोई भी वकूफ से नहीं कह सकता था कि बादल हैं या महज गर्दो गुबार। बहरहाल उस गर्दो गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छांव में बैठी सुस्ता रही थी। सुरेंद्र ने अब की गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सांवला मगर नक्श बहुत तीखे कि वो सुरेंद्र की आंखों में कई मर्तबा चुभे। मजदूर पेशा लड़की मालूम होती थी। ये भी मुमकिन था कि भिखारन हो, लेकिन सुरेंद्र उसके मुत्तलिक कोई फैसला नहीं कर सका था। असल में वो ये फैसला कर रहा था कि आया उस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, माँ भी उसके साथ थी, बाप मर चुका था। एक भाई उससे छोटा था जो बोर्डिंग में रहता था। सुरेंद्र की उम्र 27-28 साल के करीब थी। इससे कब्ल वो अपनी 2 अधेड़ उम्र की नौकरानियों से 2-3 मर्तबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की खराबी के बावजूद सुरेंद्र के दिल में ये ख्वाहिश हो रही थी कि वो पीपल की छांव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर ही से इशारा करे ताकि वो उसके पास आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाएं। सुरेंद्र ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर जोर से खंकारा, मगर लड़की मुतवज्जे न हुई। सुरेंद्र ने जब कई मर्तबा ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद न हुआ तो उसने आवाज़ दी, अरे भाई जरा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ न देखा। वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सुरेंद्र को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो वो यकीनन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर उसे उसकी ये आवाज़ नापसंद होती तो भौंकता। मगर उस लड़की ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही न थी। अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरेंद्र दिल ही दिल में बहुत खफीफ हो रहा था। उसने एक बार बुलंद आवाज में उस लड़की को पुकारा, ए लड़की। लड़की ने फिर भी उसकी तरफ न देखा। झुंझलाकर उसने अपना मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वो उसी तरह अपनी नंगी पिंडली खुजला रही थी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और शलवार नीची करके अपनी पिंडली धांप ली।
सुरेंद्र ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूँ। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो, अब खड़ी हो गई। सुरेंद्र बौखला गया। इससे क्या होता है? सवाल तो यह है कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठी क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा और ज्यादा संवला गया। तुम चाहते क्या हो? सुरेंद्र ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता। मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीबोगरीब किस्म की मुस्कुराहट नुमदार हुई। मेहरबानी? काहे की मेहरबानी? चलो। और दोनों चल दिए। जब ऊपर पहुंचे तो लड़की सोफे के बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरेंद्र उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें वो तमाम कोसे और वो तमाम खुतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद उसका मजबूत जिस्म उसके बाहर झांक रहा था। सुरेंद्र ने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सुरेंद्र उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो, अब ये बताओ कि तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी? मैं कौन हूं और दरख्त के नीचे मैं क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर अपनी शलवार का पाइचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दी। सुरेंद्र उस वक्त उस लड़की की जवानी के मुत्तलिक सोच रहा था। वो उसका और उन दो अधेड़ उम्र की नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था जिनसे उसका 2-3 मर्तबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो इस लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थी, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरेंद्र ने उन अधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद उसको खींचकर अपनी कोठरियों में ले जाती थी, मगर सुरेंद्र अब महसूस करता था कि यह सिलसिला उसको अब खुद करना पड़ेगा। हालांकि उसकी तकनीक से कतन नावाकिफ था। बहरहाल उसने अपने एक बाजू को तैयार किया और उसे लड़की की कमर में हमायल कर दिया। लड़की ने एक जोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरेंद्र एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरेंद्र आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज्यादा बढ़ गई। चुनाचे उसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरेंद्र की गिरफ्त मजबूत थी। वो फर्श पर चित्त गिर पड़ी। सुरेंद्र उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सांवले होंठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरेंद्र का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक भी नहीं सकती थी। बेवजह मजबूरी वो उसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरेंद्र ने समझा कि वो राम हो गई है। चुनाचे उसने मजीद दराज दस्ती शुरू की। उसकी कमीज के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि उसने मुदाफ़ात को अब फजूल समझा है। सुरेंद्र को अब यकीन हो गया कि मैदान उसी के हाथ रहेगा। चुनाचे उसने दराज दस्ती छोड़ दी और उससे कहा, चलो आओ, पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तिपाई पर एक तस्तरी में चंद माल्टे और एक तेज छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरेंद्र से पूछा, मैं खा लूं? हाँ हाँ, एक नहीं, सब खा लो। सुरेंद्र ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने उससे दोनों चीजें ले लीं। मैं खुद छीलूंगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, उसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफ़ेद सफ़ेद झिल्ली हटाई, फिर फांकें अलहदा की। एक फांक सुरेंद्र को दी, दूसरी अपने मुंह में डाली और मजा लेते हुए पूछा,
तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरेंद्र ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होठों पर फिर वही अजीबोगरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो ना कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं? सुरेंद्र ने दूसरा माल्टा तस्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं? बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूं, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे जरा वो पिस्तौल तो दिखाना। सुरेंद्र उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपने मेज का दराज खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें गोलियां भरी थीं। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरेंद्र से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। यह कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरेंद्र पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और जान कनी की हालत में कराहने लगा, ये तुमने क्या किया? लड़की के गहरे सांवले होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो 4 मुसलमान जो तुमने मारे थे, उनमें मेरा बाप भी था। तो दोस्तों, ये थी कहानी वो लड़की। लेखक सादत हसन मंटो। किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी बारिश। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने कमरे में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरिश से खुश होकर नाच रहे थे। उधर टेलीफोन का एक खंबा गड़ा था उसके फ्लैट के ऐन सामने। ये भी बड़ा मसरूर नजर आता था, हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था? लेकिन तनवीर ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। सावन गुजर चुका था और बारान ए रहमत नहीं हुई थी। लोगों ने मस्जिदों में इकट्ठे होकर दुआएं मांगी, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। बादल आते और जाते रहे, मगर उनके थनों से पानी का एक कतरा भी न टपका। आखिर एक दिन अचानक काले काले बादल आसमान पर घिर आए और छाजों पानी बरसने लगा। तनवीर को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी जिंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम सुरैया था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर एक तरफा मोहब्बत थी। सुरैया ने उसे दरखोर ए एतना ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, जांगिया पहनकर नहाए और बारिश का लुत्फ लिया। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखें और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही हैं और खुशी में शोर मचा रही हैं। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हाइल थी। तनवीर उठा। आम का रस चूसते हुए वो बाड़ के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहनी थीं जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। शलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए तलवीर को उनके बदन के निचले हिस्से के सही खद्दोखाल का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज़ जबकि बारिश हो रही थी उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक वो उनको देखता रहा जो बारिश में भीग भाग कर खुशी के नारे बुलंद कर रही थीं। तनवीर ने उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए कि वो तबन कुछ इस किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा। देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बर्मी की तरह छेद करता रहा। तनवीर की उम्र उस वक्त 20 बरस के करीब होगी। ना तजुर्बेकार था,
जिंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के शबाब को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूं महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को मुंतखब करना चाहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसको शरारतों का सबक दे सके। ये शरीर लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके बदन के आज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जलपरी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए तनवीर शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था। लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बाढ़ के पीछे से ये महसूस करना शुरू किया कि वो अशोक कुमार है, दिलीप कुमार है। फिर उसे कामिनी कौशल और नलिनी जयवंत का ख्याल आया। मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें कामिनी कौशल और नलिनी जसवंत के खद्दोखाल नजर आ जाएं, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो शबाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। तनवीर ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम प्रवीण था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे बड़ी मुश्किलात पेश आईं, इसलिए कि उस लड़की तक रसाई तनवीर को आसान नहीं मालूम होती थी। फिर उसे अपने वालिदैन का भी डर था। इसके अलावा उसे यह भी यकीन था कि वो उससे मुल्तफित न होगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नजर ना आती। घंटों वहां खड़ा रहता और वो बारिश वाला मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था कि परवीन से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में तनवीर के ख्वाबों की शहजादी निकली। उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। तनवीर घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौक़ों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे भेंडे अंदाज में रोकी कि उसको ज़बरदस्त धचका लगा। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया। मगर उस वक्त वो शबाब के नशे में ज़्यादा मखमूर था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। परवीन के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, माफ़ फरमाइएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। बारिश हो रही है, तांगा इस दूर दराज जगह मिलना मुहाल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे हमसाए हैं, इसलिए आपको ये जहमत दी। तनवीर ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है, मैं तो उसकी जवान लड़खड़ा गई। आपसे तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। परवीन अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और तनवीर से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? तनवीर ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। परवीन ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीख नुमा आवाज निकाली, हाय, आप देख रहे थे? ये गुस्ताखी मैंने ज़रूर की, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परवीन ने एक अदा के साथ उससे पूछा, आपने देखा क्या था? ये सवाल ऐसा था कि तनवीर उसका जवाब नहीं दे सकता था। आएं बाएं शाएं करके रह गया। जी कुछ नहीं, बस बस आपको मेरा मेरा मतलब है कि दो लड़कियां थीं जो बारिश में नहा रही थीं और खुश हो रही थीं। मैं उस वक्त मैं आम चूस रहा था। परवीन के गहरे सुर्ख लबों पर शरीर मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं? काट कर क्यों नहीं खाते? तनवीर ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसकी समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। चुनाचे वो गोल कर गया। आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? परवीन मुस्कुराई।
आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। तनवीर ने यूं महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी ज़रूरत नहीं कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू हमायल कर दे। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज़ होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूम होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपने होठ पेवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज आम चूस रहा है। परवीन ने कोई मुज़ाहमत न की, लेकिन फ़ौरन तनवीर को ये एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी नाशाइस्ती हरकत की है और गालिबन परवीन को उसकी ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनाचे एकदम संजीदा होकर उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? परवीन के चेहरे पर यूं खफगी के कोई आसार नहीं थे, लेकिन तनवीर यूं महसूस कर रहा था जैसे वो उसके खून की प्यासी है। परवीन ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो वहाँ उस जगह पहुँचा तो उसे मालूम हुआ वो रंडियों का चकला है। जब उसने परवीन को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटका कर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। तनवीर जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है और जो परवीन ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी चला आया। बारिश हो रही थी और तनवीर बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बारिश, लेखक सआदत हसन मंटो। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि पहली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें अपना सुझाव, अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।